Okay, good morning to my dear students. I am Dr. Sunkumar Sharma from Department of Mathematics. Yesterday, we studied some part of PI, yani particular integral. There are 4 cases to find CF, complementary function. ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल में दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कल की क्लास काफी डिस्टर्बेंस रही, तो यहाँ डिस्कशन करने में थोड़ी इजी गोइंग रहेगा। अब इसको समझने का वापस से कोशिश करें। पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज पीआई व्हेन राइट हैंड साइड इज गिवन, जब सामने का राइट हैंड साइड दिया हुआ हो, क्यूएक्स दिया गया हो, तब हम पीआई फाइंड करते हैं। अगर ये नहीं हो तो हम सीएफ निकालते हैं। ठीक है, देन इसको सोल्व करने का ये मेथड है कि जो डी का फंक्शन होगा, जो पोलिनोमियल होगा, उसको डिवाइड में लिखेंगे और राइट में अपन क्यू लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर डी आई माइनस क्यू ए दिया हुआ है, ई रेस टू पावर ए एक्स क्यू एक्स ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स। एक थ्योरम है जो कि मैंने कल वापस मैंने बताई थी, रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नीचे ए यहाँ कांस्टेंट है और अगर यहाँ क्यू कोई फंक्शन हो एक्स का, तो हम एक इस थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब सारे मेथड फेल हो जाएं तो हम इस मेथड को लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसको यहाँ पर ए में लिखेंगे प्लस ए एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए एक्स। ठीक है, और क्यू एक्स को अपन यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनस है तो प्लस माइनस, और अगर माइनस प्लस है तो माइनस प्लस, ये दोनों के साइन इंटरचेंज होते हैं। इसको हम बाद में यूज करेंगे, बड़े क्वेश्चंस पर बेस्ड है। नाउ रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, q इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax आप यूज करेंगे। q अगर फंक्शन e की पावर का हो तो सबसे आसान होता है क्वेश्चन करना। वहां पर हम क्या करेंगे, पी निकालने के लिए d के फंक्शन को नीचे लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी e होगा x के साथ जो भी टर्म हो उसको डिवाइड में, मतलब इसके अंदर लिखेंगे। इसमें लिखने के बाद में अगर ये जीरो नहीं है, इफ f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस केस विल बी अप्लाइड। ठीक है, ये अप्लाई होगा। बट सपोज हो सकता है कि आपका ये जो टर्म है वो जीरो हो जाए। अगर ये जीरो होता है, देन इन दिस कंडीशन पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेज़ टू पावर। आप क्या करेंगे, ये जो ए आ रहा है क्योंकि इसकी वजह से जीरो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो डी है, ये ए है, उसको डी में प्लस कर देंगे, डी प्लस ए। तो जो भी x के साथ कोफिशिएंट होगा उसको प्लस करेंगे और डॉट वन लगाएंगे। क्योंकि इसका सॉल्यूशन, इसका हेल्प हो चुका है, इसलिए इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे यहाँ पर, और इस जगह एक नया फंक्शन e की फॉर्म में यूज करेंगे, e रेज़ टू पावर 0x। 0x का मतलब है e रेज़ टू पावर 0, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर हम इसकी वैल्यू को रखकर यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। दिस इज द कंडीशन, दिस कंडीशन विल अप्लाई व्हेन f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसको दोबारा यूज नहीं करना है, आपको आगे इस फंक्शन को इस तरह से कन्वर्ट करना है। दिस इज द केस नंबर 1। देयर इज अनदर केस, केस नंबर 2, व्हेन d माइनस अल्फा होल पावर r y इज इक्वल टू qx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फा x। मतलब राइट हैंड साइड तो e रेज़ टू पावर अल्फा x हो, और लेफ्ट में अब की बार एक फंक्शन दिया गया है जो कि पावर में, होल पावर में। अल्फा यहाँ पर आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी है, मतलब ये दोनों टर्म मैच हो रही है, और ये पावर है, पावर इसमें कुछ भी हो सकती है। तो आप पी आई निकालने के लिए ये जो टर्म है उसको हम डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, और ये जो टर्म है ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स, इसको यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस अल्फा है, तो यहाँ पर आपके प्लस अल्फा होगा। अगर यहाँ प्लस अल्फा है तो यहाँ पर माइनस अल्फा होगा। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं और इसकी पावर आर है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू एक्स टू पावर आर फैक्टोरियल ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आर की वैल्यू को सर्च करना है कि यहाँ आर क्या है, बाकी ये टर्म ऐसे कैसे यहाँ पर बनी रहेगी।
क्लियर? नेक्स्ट, नाउ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनमें हम केस को समझने की कोशिश करेंगे और आगे भी हम यूज करेंगे। So already example based on the case number 1 and case number 2. Example 5, solve d square plus 4y is equal to e raised to power x. लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सोल्व करेंगे। विद हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वी फाइंड CF यानी AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन से CF निकालेंगे और राइट हैंड साइड से क्या निकालते हैं PI। यहाँ से निकलता है CF, यहाँ से निकलता है PI। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जहां पर m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, इस m स्क्वायर प्लस 4 को लिखा है, m की वैल्यू को यहाँ पर आप m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, और जब m का रूट लगाएंगे तो माइनस का जो रूट होगा वो आयोटा होगा, 4 का अंडर 4 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस आयोटा 2, बोथ देयर आर 2 रूट्स, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो रूट आ रहा है 0 इसको बाहर लिखेंगे और आयोटा के साथ जो भी टर्म है उसे कोस के साथ में और एक बार साइन के साथ उसको आप लिखेंगे। तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ठीक है, ये टर्म हम यहाँ लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो C1 cos 2x C2 sin 2x, ये तो वही चीज है। ये केस नंबर 3 है। CF निकालने का तरीका जब जब इमेजिनरी होगा तब तब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। दिस इज द रिपीटेड पार्ट, हम कर चुके हैं CF के अंदर, और अगर याद नहीं है तो इसे दिमाग में रख लें। ठीक है, नाउ फाइंड PI। फॉर प्रोसेसिंग आउट टू फाइंड PI हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको तो हम नीचे लिखेंगे, d स्क्वायर प्लस 4। आप ऊपर देखें, ये d स्क्वायर प्लस 4 है, इसको आप डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको e की पावर ax का रूल बताया था केस नंबर 1 कि x के साथ जो भी टर्म हो पहले उसको यहाँ रख के देखते हैं। अगर वो 0 नहीं बनता है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत इजी है, x की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे 1। जैसे आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 1 और 4 कितना हो गया 5 e रेज़ टू पावर x। तो ये आपका PI आ जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें 0 नहीं बना है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो गया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आगे हैं उनमें जहां पर E को अपन या तो बनाएंगे या E बना हुआ होगा, तो E ओवरऑल सबसे इजी पार्ट माना जाता है। तो कुल मिला के आप CF निकाल चुके हैं, ये रहा, और आप PI निकाल चुके हैं, ये रहा। देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ given differential equation y is equal to CF plus PI। then C1 cos 2x C2 sin 2x, वो ये रहा, CF तो ये रहा, और PI हमारे पास में है 1/5 e raised to power x। वेरी इजी क्वेश्चन, सिस्टम अगर समझ में आता है तो इन क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड अगेन वी फाइंड e raised to power -2 मतलब E का फंक्शन यहाँ पर वापस से दिया हुआ है, और जब E का फंक्शन यहाँ पर होगा तो इस क्वेश्चन में आपको वही CF और PI दोनों निकालने हैं। तो पहले हमारे पास देखेंगे 2 फंक्शन यहाँ पर हैं। ठीक है, 2 फंक्शन हमारे पास में है और y e raised to power -2x है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर AE निकालेंगे, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तब AE निकालने का तरीका, जहां जहां D है वहां पर m+2 m-1 होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे जहां D है वहां उसको m से रिप्लेस करेंगे। राइट हैंड साइड को अभी 0 बनाएंगे, y का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि PI निकालने के लिए हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत है। अब क्या करेंगे, ये जो m-1 का होल स्क्वायर है इसको आप m-1 m-1 2 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो m की वैल्यू एक बार -2 होगा, एक बार +1 होगा, एक बार +1 होगा, क्योंकि दोनों से +1 +1 -2। ये जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, जबकि ये रूट दोनों क्या है, सेम है। तो ये आपका केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो कि CF में आपने पढ़ा था कि जो डिस्टिंक्ट हो उसको e की पावर में लिखते हैं -2x, ये देखो, और जो सेम हो उसको C3 + C4, क्योंकि C1 ले चुका हूं इसलिए C3 + C4 लिखना पड़ेगा, x यहां पर लिखना पड़ेगा, और जो भी पावर, जो भी वैल्यू है उसको e की पावर में लिखते हैं। जैसे यहाँ 1 आ रहा है, ये देखो यहाँ पर 1 है, इस जगह पर आपके ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर C1 e⁻²x, C3 + C4x e⁻1x, इस तरह से अपन CF निकाल सकते हैं। नाउ ये देखो आप निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं पीआई की। पीआई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड था उसको आप यहाँ लिखेंगे, और राइट के अंदर क्योंकि e⁻²x है तो आप इसको लेके चलेंगे। आप देख सकते हैं राइट के अंदर ये देखो, लेफ्ट में तो ये, इसको तो डिवाइड में लिखेंगे पीआई में, इस वाले पोर्शन को डिवाइड में लिखते हैं, और e⁻² इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो मैंने कहा था कि पहले -2 रखने पर वो 0 बनता है, तो आप पहले उस इन दो में से उस वैल्यू को चूज करो जिसकी वजह से 0 नहीं आ रहा है। आप जैसे यहाँ रखोगे -2, -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ तो रखना ही नहीं है, इसको आप बाहर करें और इस वाले पोर्शन को आप यहाँ पर लेंगे। e⁻²x यहाँ पर गिवन है। आप क्या करेंगे, जो अपने टेक्निक केस नंबर 1 में थी, x के साथ जो भी टर्म हो उसको d की जगह लिखा जाता है। तो यहाँ पर -2, तो यहाँ पर आप -2 लिखेंगे, तो -2 -1 यानी -3 का होल स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 1/9, ठीक है। 1/9 को आप ले लेंगे, ये देखिए ये 1/9 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब ये 1/9 आपने निकाल लिया। अब यहां पर ये जो केस है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब -2 को जब आप यहां रखते हैं यहां, तो ये 0 बन जाता है। दिस इज केस ऑफ फेलर, इसको फेलर केस बोलते हैं। तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जब 0 बन जाए तो आप क्या करते हैं, इसको इसमें प्लस करते हैं, इसके अंदर इसको प्लस करते हैं। अब -2 है तो वो तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर इसको प्लस करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ, d-2 + 2, ये +2 तो ये रहा, ये +2 तो ऐसे कैसे, d इसकी जगह लिखा है d-2, और ये जो टर्म आ रही है ये वाली टर्म, इसको अपन आगे ले लेंगे, यानी कि इसको हम इस तरफ ले लेंगे, इसका कोई यूज नहीं है। और यहाँ पर आप क्या मान लेंगे, e⁻0x मान लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। केस ऑफ फेलियर के अंदर इस टर्म को आप यहाँ पर काम में लेंगे, ओके। नाउ अब 1/e⁻² को आगे ले लिया। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और e⁻, ये 0 है, ये a नहीं है, 0 है। देखो यहाँ 0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इधर देखो 1/d, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1dx, इसका इंटीग्रेशन x होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये 0 है, ध्यान रखना, और इसकी वैल्यू वैसे भी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये एज इट इज आपके रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपका CF यही निकल चुका है, दिस इज नॉन एज PI। अब आप क्या करेंगे, फाइनली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, जनरल सॉल्यूशन इज y = CF + PI। CF अपने पास होगा C⁻, जो निकाल चुके हैं, CF ये कंप्लीटली CF है, और ये PI जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो ओवरऑल इन दिस केस हमने जो सीखा है वो सीखा है e की पावर के क्वेश्चंस को अगर राइट में QX, यानी कि राइट हैंड साइड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर e की पावर में हो तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे, इजीली कर सकते हैं आप। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। एक्चुअली ये फॉर्मूलाज जो है वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कहाँ से निकल के आए वो इनकी हेल्प से कर सकते हैं। हालांकि आपको इन पे थोड़ा ध्यान रखना है कि हाइपरबोलिक के फंक्शन को हम याद रखें। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक अपॉन 2। ये फॉर्मूला है जो आपके काम आएगा। कोस हाइपरबोलिक एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2। ऐसे 10 हाइपरबोलिक में इसमें जब इसका डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, दिस इज नोन एज आयोटा। तो थीटा की जो टर्म है उसे कोस और साइन में लिखा जाता है। ये देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी क्या आ जाए, इस जगह पर अगर यहाँ पर आपकी नेगेटिव आ जाए, ये यहाँ पर, तो ये नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पर इस जगह पर माइनस साइन है। ये देखिए, ये मैं एक बार इसको लगा देता हूँ टिक जिससे आपको ध्यान रहे। ये देखिए, ये वाला पोर्शन क्या है, माइनस है। ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा, ये दोनों कहलाते हैं आइलर। होता नॉन, कई लोग इसे यूलर भी बोलते हैं, कई लोग इसे आइलर थ्योरम बोलते हैं। ये आइलर थ्योरम में कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, इसको आपको ध्यान रख के चलना है। ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके राइट हैंड साइड के अंदर स्पेशली जिसमें क्यू एक्स आ रहा है, उस क्यू एक्स में कई बार क्वेश्चन इस तरह से दिखाई देते हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं, सिंपली इसको ई की पावर में कन्वर्ट करना है, और ई की पावर में क्वेश्चन का तरीका आप केस नंबर 1 में सीख चुके हैं। तो फर्दर when we take any example related to hyperbolic sin hyperbolic ax cos hyperbolic ax, we will use both the formulas, right? So further हम देखेंगे, ये चीज आती है उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप ये फॉर्मूला अपना नोट डाउन कर लें, आपके माइंड में रहे, ये फॉर्मूला भूले नहीं, जिससे कि हम आगे इसको प्रोसीड कर पाए। ओके, नेक्स्ट। अब ये फॉर्मूला ये कर चुके हैं, अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3, अब तक आपने केस नंबर 1 और 2 में देखा कि राइट हैंड साइड पार्ट जो था उसमें ई की पावर ax था, ई रेज़ टू पावर ax था। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें q की जो वैल्यू है या तो साइन है, साइन ax, या फिर कोस ax है, साइन ऑफ ax एंड कोस ऑफ ax। तब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो नीचे जो फंक्शन दिया है उसमें d नहीं लिखा है, मैंने d स्क्वायर लिखा है। साइन और कोस के लिए ये कंपलसरी है कि आपको नीचे डी स्क्वायर बनाना है। अगर डी है, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो नीचे आप डी स्क्वायर बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स के साथ जो भी टर्म होगी उससे आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन बाहर के लिखा हुआ है माइनस, इसको माइनस की फॉर्म में लिखना है। ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर डी में, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको इसमें इस तरह से वैल्यू को बाहर माइनस रखना है। बाकी जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में साइन ए स्क्वायर क्या है, 0 नहीं है, एफ ऑफ स्क्वायर 0 नहीं है। इन सेकंड कंडीशन अगर कोस दिया है तो भी यही टर्म लगानी है, लेकिन दोनों कंडीशन अगर हम देखें तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपके नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। कुल मिला के डिवाइड में डी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ। जब जब आपको साइन कोस दिखेगा तो आपको यही काम करना है। ठीक है, आगे चले। अब मान लो 0 बन जाए, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो नीचे वाली टर्म है वो 0 बन जाए, तो 0 बनने के बाद में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ए एक्स। जब कोस होगा, फॉर्मूले दोनों सेम है, सिर्फ कोस को साइन में, साइन को कोस में कन्वर्ट किया है, या x अपॉन 2 है या माइनस x अपॉन 2 है। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले जब लगाएंगे, जब ये 0 क्या हो, 0 बन रहा हो, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नंबर 7। ये देखिए, डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, इस अगर मैं इसमें देखूं तो आपका राइट हैंड साइड जो पार्ट है वो उसमें साइन आ रहा है,
तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को डी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या 2 टाइम में डी स्क्वायर या 5d या 6 और y को मार लेंगे और वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन अपन फाइंड यहाँ पर करेंगे। तो ए ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट वाली टर्म है उसको आप यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको m में रखकर इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके इसको अपन सोल्व करेंगे। आप इस फैक्टर को देख लें, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू जो है वो -2 और -3 है, ठीक है। m की वैल्यू -2 और -3 है, मतलब -2 -3 है। हम क्या करेंगे, तो m की वैल्यू यहाँ पर +2 और +3 निकालेंगे। ये देखिए, क्योंकि m -2 है तो +2 होगा, -3 है तो +3 होगा। कुल मिला के दोनों जो रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए हम CF निकालने के लिए क्या करेंगे, C1, ये जो डिस्टिंक्ट अलग है उसको हम पावर में लिखेंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी इसको पावर में लिखेंगे। तो दो डिफरेंट, ये केस नंबर 1 है CF के अंदर, जो हमने CF निकालना सीखा था, जब दोनों अलग अलग रूट्स होते हैं तो हमें लिखना पड़ता है। तो CF तो रिपीट होगा हर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। बट फॉर PI 1/d² - 5d + 6, d² is compulsion, is compulsory when sin और cos appear in right hand side। तो जैसे sin के साथ यहाँ पर मतलब x के साथ जो टर्म है वो 3 है, तो d² की जगह -3 का होल स्क्वायर नहीं है, -3 है। तो -3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाओगे तो +9 हो जाएगा, +9 नहीं करना, -9 करना। तो आप तो 3 का स्क्वायर कर दो और माइनस में लिख दो, दैट्स इट। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो -9 + 6 इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो -5d, और ये वाली टर्म जो है माइनस में होगी, मैंने प्लस में लिख दिया है, ठीक है। ये वाली जो टर्म है हमारे पास में, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ एक बार, कि ये जो टर्म है यहाँ पर इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस है, ठीक है। जब आप कॉम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देखेंगे कि अभी भी नीचे डी आ रहा है लेकिन आपके पास स्क्वायर नहीं है, और जब जब आपके पास साइन होगा तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर d² बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें, 5d + 3 है तो 5d - 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्योंकि स्क्वायर बनाना है तो जैसे आप रेशनलाइज करते हो ना उस तरह से इस चीज को आपको करना है, ठीक है। तो 5d + 3 है तो 5d - 3 5d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आगे जो टर्म बचेगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, सॉरी माइनस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर देना। ये देखिए हम कर चुके हैं यहाँ तक, ये देखें, ये देखें 5d - 3 इसका 25d² - 9 sin 3x, तो a + b a - b का स्क्वायर लगाया, अब d² वापस से आ रहा है। आप क्या करेंगे, x के साथ जो भी टर्म होगी उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन -3² ना कि होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए -9 हो गया, ये माइनस तो 25 इंटू -9 इस पूरे को आप मल्टीप्लाई मतलब प्लस कर, ये नेगेटिव हो जाएगा, भी नेगेटिव हो जाएगा, कुल मिला के माइनस का 234 आपके बचेगा। इसको कैलकुलेट करके देख लें। अब नीचे डी नहीं है, डी नीचे से फिनिश हो गया है, इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो sin 3x है उसको एक बार इसके साथ लिखेंगे, डी के साथ मल्टीप्लाई, डी का मतलब है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा आपके पास में d sin 3x, d को आप छोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा sin 3x - 3 sin 3x, d का मतलब है डिफरेंशियल, जो sin का डिफरेंशियल क्या होता है cos, और 3x का क्या होता है 3, आगे आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना क्योंकि आप यहाँ d का मतलब डिफरेंशियल कर रहे हैं, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशियल करने के बाद में आप इन दोनों में से क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा 5 cos 3x sin 3x, ठीक है। 3 को कॉमन निकाल के इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल जितना भी वैल्यू कट सकता है मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे, और ये बन जाएगा 5 cos 3x - sin 3x अपॉन 78। देन y = CF + PI,
तो CF अपने पास आप निकाल चुके हैं, ये टर्म CF की है और ये जो टर्म है वो है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने किया उसमें राइट हैंड साइड में या तो साइन आपको अपीयर होगा या कोस अपीयर होगा। हम आगे भी इस तरह की क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज केस नंबर 4। केस नंबर 4 बाइनोमियल पर बेस्ड है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि 11th क्लास के बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो हम यहाँ यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम उस केस को डिस्कस करेंगे। 1 माइनस एक्स टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड लगातार पावर इसमें ऐड हो रही है क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। अगर अच्छा इनकी जो पावर है वो नेगेटिव ही रहेगी, -1 -1 -2 -3 हालांकि आपके जो सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन -1 -2 पे दिखते हैं, इसलिए आपको ये 4 फॉर्मूले लर्न करें, बाकी -3 वाले भी फॉर्मूले आपको अपनी 11th क्लास की बुक में मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं पता हो तो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, आई विल गिव यू फॉर्मूला, ठीक है। तो -1 जब सेम हो तो यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, और अगर यहाँ प्लस और माइनस हो तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, फर्स्ट और सेकेंड, सिर्फ फर्क ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द फॉर्मूला, देयर इज ओनली वन चेंज, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस होगी, सारे प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस प्लस चलेगा। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ भी सेम फॉर्मूले हैं, आप देखें इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब सारे पॉजिटिव हैं, जबकि यहाँ सारे क्या है प्लस माइनस में चल रहे हैं। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूले आपके अब नेक्स्ट काम आएंगे, और ये फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे, जब आप इसको एक बार आप लिख सकते हैं, यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी, जिससे कि हम आगे इसको प्रोसीड कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे केस नंबर 4 पर। ये जो x की पावर m है, m बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर होगा, बाद में नेगेटिव बनेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और किस तरह से इसको बाइनोमियल की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो समझ आएंगे। केस नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। पहला केस था e⁻ax का, जिसमें 2 केसेस बनाए थे e⁻ax के लिए, जहां पर नीचे वाली टर्म 0 बन जाती है और एक में नहीं बनती। दूसरे केसेस और थर्ड केस में आपने साइन के बारे में डिस्कस किया, और फोर्थ केस आपका x⁻m है। इस केस को और इससे रिलेटेड केसेस को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच, आपने इसको केयरफुली सुना, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट भी करें और फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।